रात के सन्नाटे को चीरती झिंगुरियों की आवाज़ माहौल को और भी डरावना बना रही थी। मेरे पहुंचते ही हॉस्पिटल का चैनल वाला गेट अपने आप खुल गया। मैं अंदर प्रवेश हुई तो गलियारे में किसी महिला के चीखों की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं उस आवाज़ की तरफ बढ़ रही थी ताकि जान सकूं कि उस महिला को तकलीफ़ क्या है। कुछ आगे गई तो पता चला कि उस औरत की वो दर्द भरी चीखें ऑपरेशन थिएटर के अंदर से आ रही थीं। मैं जैसे ही ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के सामने पहुंची तो देखा दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही मेरी निगाह उस नज़ारे पर पड़ी तो रूह कांप गई। ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेटिंग टेबल पर लेटा हुआ शख्स बेड से 5 फीट ऊपर हवा में लटक रहा था। उसी के साथ ऑपरेशन थिएटर में मौजूद औजार भी हवा में ही झूल रहे थे। और तभी दरवाज़ा खुलते ही हवा में झूल रहे सारे औजार अचानक से मेरे ऊपर टूट पड़े। ऐसा लगा मेरा पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। मेरी तो डर के मारे एक जोरदार चीख निकल गई और उसी चीख के साथ मेरी नींद टूट गई। मेरी आँख खुली तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी दाईं बाजू पर एक पेपर पिन जोर से चुभ गई थी, जो शायद भूलवश बेड पर पड़ी रह गई हो। पर मेरा पूरा बदन पसीने से भीग गया था। अपने आप को सही सलामत देखकर मैंने एक चैन की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपका लाख लाख धन्यवाद कि यह एक सपना था। अब मैंने बेड के पास रखी बोतल से पानी पिया और दोबारा बेड पर आंख बंद करके लेट गई। पर इस भयानक सपने को देखने के बाद मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं सोचने पर विवश हो गई थी कि इस सपने का ताल्लुक कहीं हॉस्पिटल के बारे में फैली अफवाहों से तो नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद और आप देख रहे हैं सत्य तक। मैं अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे होंगे। दोस्तों, यह कहानी एक लड़की की है जो पेशे से डॉक्टर है और उसकी पहली पोस्टिंग जिस हॉस्पिटल में हुई वो भूत प्रेतों की अफवाहों को लेकर हमेशा चर्चा में रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और यह घटना मेरी दोस्त रागिनी के साथ घटी थी। बात मध्य प्रदेश के चितरंगी ज़िले के एक पिछड़े इलाके की है जहाँ के मूलतः निवासी आदिवासी हैं। मेरी यह बतौर डॉक्टर पहली पोस्टिंग थी। हॉस्पिटल से कुछ ही दूरी पर मुझे एक सरकारी बंगला मिला था। रात के 12 बज चुके थे और उस रोज़ मेरी पहली ही नाइट शिफ्ट में ड्यूटी थी। ऐसे वक्त में इतना डरावना सपना आना रागिनी के भय को और भी बढ़ावा दे रहा था, क्योंकि आने से पहले ही रागिनी ने इस हॉस्पिटल से जुड़ी भूत प्रेतों की कई कहानियां सुन रखी थी। पर रागिनी एक डॉक्टर थी, उसे मालूम था कि भूत प्रेतों जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हॉस्पिटल में लगभग 500 मीटर का ग्राउंड था और आसपास पेड़ पौधों का घना बगीचा लगा हुआ था। हॉस्पिटल के गेट तक जाने के लिए पक्की सड़क थी जिसके दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी। हॉस्पिटल की बाउंड्री के गेट पर एक लंबा चौड़ा वॉचमैन बैठा हुआ था। डॉक्टर रागिनी ने अपनी कार गेट के अंदर ले जाकर पार्क की और पैदल ही हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे अपने बाजू से किसी महिला के कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ी। डॉक्टर रागिनी ने मुड़कर देखा और पूछा कि यहाँ क्यों बैठी हो और क्या हुआ तुम्हें। तभी उस औरत ने बताया कि उसके पेट में बच्चा है और वह दर्द से परेशान है। फिर डॉक्टर रागिनी उस औरत से कहती है, चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एडमिट करती हूँ।
फिर वो औरत जी मैडम कहती हुई डॉक्टर रागिनी के पीछे पीछे चल देती है। पर जैसे ही डॉक्टर रागिनी हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश करती है और वार्ड में बैठी महिला नर्स को कहती है, इस औरत का एडमिट फॉर्म भरो, डिलीवरी केस है, तो नर्स चौंक जाती है। वो डॉक्टर रागिनी की तरफ हैरान होकर देखती है और पूछती है, किसका एडमिट फॉर्म भरना है मैडम? अब चौंकते हुए डॉक्टर रागिनी इधर उधर देखती है, पर वह औरत उसे कहीं नज़र नहीं आती। फिर डॉक्टर रागिनी ने नर्स से कहा, अरे अभी तो मेरे साथ ही आ रही थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई। खैर आती ही होगी, तुम देख लेना उसको। नर्स जी मैडम बोलती हुई अपनी केबिन के अंदर चली गई। इधर डॉक्टर रागिनी भी अपना राउंड ख़त्म करके वापस अपने क्वार्टर में चली जाती है। अगले दिन फिर जब रागिनी की नाइट शिफ्ट में ड्यूटी थी तो रात के 12 बजे उसी जगह कार पार्क करके जब डॉक्टर रागिनी फिर से जैसे ही हॉस्पिटल के बाउंड्री के अंदर की सड़क पर पैदल चलना शुरू करती है तो ठीक उसी जगह आज फिर वही महिला कराती हुई बैठी है। अब डॉक्टर रागिनी उस औरत से पूछती है, तुम वही कल वाली हो ना? कल कहाँ चली गई थी तुम, और नाम क्या है तुम्हारा? फिर वो औरत बताती है, मेरा नाम सुशीला है। डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं है? उस औरत ने बताया कि उसका पति है, पर उसे दारू पीने से फुर्सत कहाँ मिलती है। डॉक्टर रागिनी उस औरत को कहती है, तू चिंता मत कर, आज मैं तेरी डिलीवरी करवा दूंगी, चल आ मेरे साथ। और फॉर्म भरने के लिए रागिनी उसे नर्स की केबिन का रास्ता दिखाकर आगे बढ़ गई। वार्ड्स में चेकिंग के बाद रागिनी डॉक्टर्स स्टाफ चैम्बर में पहुंच गए। अपना कोट और स्टेथोस्कोप टेबल पर रखकर चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। तभी उसे कुछ याद आया तो उसने वार्ड बॉय को आवाज़ लगाई, वार्ड बॉय। वार्ड बॉय वहाँ पहुँचा तो रागिनी ने कहा कि ज़रा केबिन वाली नर्स से पूछो कि उस औरत का एडमिट फॉर्म भरा कि नहीं, जिसका नाम सुशीला है। 2 दिन से बेचारी पेट में बच्चा लिए घूम रही है। तभी स्टाफ रूम में सामने बैठे डॉक्टर ममतेज पूछते हैं, क्या हुआ रागिनी? वाई यू आर सो अपसेट, एवरीथिंग इज ऑलराइट? रागिनी कहती है, कुछ नहीं सर, कैसे कैसे लापरवाह लोग हैं। वो औरत बेचारी बाहर बैठी दर्द से करहा रही है, मगर उसे कोई एडमिट करने वाला नहीं। तभी पास बैठे डॉक्टर सावधाना पूछते हैं, कौन औरत? रागिनी कहती है, वही जो हॉस्पिटल के बाहर रखे बेंच पर बैठी थी। डॉक्टर सरदाना कहते हैं, मैंने तो किसी औरत को वहाँ बैठा नहीं देखा। फिर रागिनी ने बताया, सर उसका नाम सुशीला है और डिलीवरी का पूरा समय हो गया है। फिर डॉक्टर सरदाना असमंजस में बोले, अजीब बात है, तुम्हें उसका नाम भी पता है? फिर रागिनी ने कहा, हाँ सर, वो मेरे साथ हॉस्पिटल की गैलरी तक आई थी। मैंने उसे फॉर्म भरने के लिए केबिन के सामने छोड़ा और राउंड लेने चली गई। अब डॉक्टर सरदाना कुछ सोचते हुए रागिनी से बोले, अच्छा तुम मेरे साथ आओ। और वो रागिनी को फॉर्म भरने वाले केबिन के पास ले आए और वहाँ ड्यूटी पर बैठी नर्स से पूछा, सिस्टर अभी कुछ देर पहले कोई औरत आई थी जिसकी डिलीवरी का फॉर्म भरा हो, उसका नाम सुशीला है। फिर उस नर्स ने कहा, आज तो डिलीवरी वाली कोई औरत नहीं आई है सर। इसी बीच हॉल से वॉचमैन गुजरा तो डॉक्टर सरदाना ने वही सवाल पूछते हुए कहा कि क्या तुमने रागिनी मैडम के साथ किसी औरत को हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते देखा है? वॉचमैन कहता है, नहीं सर, मैडम जी तो अकेली ही आई थी,
उनके साथ हॉस्पिटल में और कोई दाखिल नहीं हुआ। अब यह सब बातें सुनकर रागिनी को बड़ा अजीब महसूस हो रहा था। वह गहरी सोच में थी कि आखिर वॉचमैन झूठ क्यों बोल रहा है और फिर वह औरत बार बार गायब क्यों हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह का वक्त था। घर में नौकरानी पोछा लगा रही थी। रागिनी ने उससे पूछा, क्यों भाई, तुम तो यहीं लोकल की हो ना? जी मैडम बोलकर नौकरानी चुप हो गई। अब रागिनी ने सकुचाते हुए भाई से पूछा, ये बताओ, क्या तुम सुशीला नाम की किसी महिला को जानती हो जिसकी डिलीवरी होने वाली हो? रागिनी के मुंह से सुशीला का नाम सुनते ही वह बाई उछल पड़ी। उसने घबराते हुए कहा, मैडम जी, मैं जानती है ना। फिर उस नौकरानी ने बताया कि हॉस्पिटल वालों के कुकर्मों का फल है मैडम जी। अब रागिनी ने उससे पूछा, अच्छा, सुशीला नाम की औरत के बारे में क्या जानती हो, सब बताओ। फिर उस नौकरानी ने बताया कि उसका पति बेवड़ा था, पर डॉक्टरों को तो लोग भगवान मानते हैं ना। अब रागिनी की जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। वह सुशीला के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। तो वह बाई से बोली, आखिर ऐसा क्या किया डॉक्टरों ने उसके साथ, कुछ बताओगी भी? फिर नौकरानी ने बताना शुरू किया, मैडम जी, बरसात का वक्त था। सुशीला को उसका पति दूर गांव से एक साइकिल पर बैठा कर लाया था। एक तो पहले से देर हो चुकी थी, ऊपर से इस अस्पताल वालों ने उसे देखना तो दूर, गेट के भीतर तक जाने नहीं दिया बेचारी को। बोल दिया इलाज नहीं होगा, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल है। लोक लाज को ध्यान में रखते हुए गांव की औरतों ने वहीं अस्पताल के गेट पर साड़ी का पर्दा लगाकर डिलीवरी करवाई थी। सुशीला ने एक मुर्दा बेटी को जन्म दिया था, जिस्म में पहले से खून की कमी थी, जिसके चलते सुशीला की भी वहीं मौत हो गई थी। और गांव वापस ले जाने के लिए कोई साधन नहीं मिला तो सुशीला का पति क्या करता, लाश को कमर से 2 टुकड़ों में तोड़ा और साइकिल में गांव लेके चला गया। सुना था उसके पास अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे। अब जो किया हो, पर इस अस्पताल के ऐसे हरामी डॉक्टर हैं मैडम जी। नौकरानी की बात सुनकर डॉक्टर रागिनी की आंखें भर आईं। वह समझ नहीं पा रही थी, जो औरत उसे 2 बार मिली थी, वो एक मजबूर औरत की आत्मा थी, जो आज भी इस अस्पताल में डिलीवरी के लिए भटक रही है। नौकरानी की बात सुनकर रागिनी की आंखें भर आईं। वह समझ नहीं पा रही थी, जो औरत उसे 2 बार मिली थी, वो सुशीला की आत्मा थी। खैर, और कोई होता तो शायद वहाँ से भाग ही जाता, पर रागिनी बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, तो वह उसी हॉस्पिटल में रुकी रही। इधर सुशीला के गांव के करीब एक तालाब था, जो शाम होते ही सुनसान हो जाता था। तभी गांव में हल्ला मच गया कि छुट्टन की घरवाली तालाब में कूद गई। गांव के कुछ मुस्टंडों ने जैसे ही सुना तो तालाब में कूद गए और छुट्टन की घरवाली को तालाब से बाहर निकाल लाए। उस रोज कड़ाके की ठंड थी। सबने कहा, अलाव जलाओ, ठंड से कहीं मर न जाए। अलाव की आंच में छुट्टन की घरवाली के जिस्म को गर्म किया गया, मगर फिर भी उसमें कोई हलचल देखने को नहीं मिली। छुट्टन अपनी घरवाली की लाश को घर ले जाने लगा। तभी एक सज्जन बोले, भाई, ये तो पुलिस केस हो गया है। बिना पुलिस को इतला किए डेड बॉडी को घर ले जाना गैर कानूनी होगा। पुलिस हेल्पलाइन 100 डायल किया जाए। लगभग आधे घंटे बाद पुलिस वहाँ पहुँच गई।
पंचनामा की तैयारी हो चुकी थी कि अचानक से छुट्टन की घरवाली के मृत जिस्म में हरकत होने लगी। सबने कहा, अलाव की आग और बढ़ाओ, छुट्टन की लुगाई को पाला मार गयो, ये आग की आंच सेंक से ही ठीक होवेगी। और थोड़ी देर आग सेकने के बाद छुट्टन की घरवाली लगभग होश की अवस्था में आ गई। तो छुट्टन की घरवाली को घर ले जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी पुलिस कहती है, देखो गांव वालों, इस औरत ने आत्महत्या का प्रयास किया था, सो अब ये पुलिस केस हो गया है। पहले एफआईआर होगी, फिर अस्पताल में मेडिकल होगा। जांच में सब सही होने पर ही आप सब छुट्टन की लुगाई को यहाँ से ले जा सकते हैं। और हाँ, इसका पेट देख के समझ में आता है कि ये छोरी तो पेट से है, अर्थात गर्भवती। फिर क्या था, पुलिस महकमा के सारे गांव ने हॉस्पिटल में डेरा डाल लिया। छुट्टन की बीवी की तबीयत में कुछ खास सुधार समझ में नहीं आ रहा था। रात की शिफ्ट चेंज हो गई थी। छुट्टन की घरवाली अभी भी बेहोश की हालत में थी। हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में लेटी थी। तभी डॉक्टर रागिनी राउंड लेते हुए उस स्ट्रक्चर के पास से गुजरती है। तभी छुट्टन की घरवाली रागिनी का हाथ पकड़ लेती है और सुशीला की आवाज़ में कहती है, मैडम जी, बहुत दर्द हो रहा है। कितने दिनों से मेरी आत्मा ये बोझ लिए भटक रही है और आज आपको देखकर मुझे लगता है कि आज मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। छुट्टन की घरवाली का ये रिएक्शन देखकर रागिनी डर जाती है। उसे छुट्टन की घरवाली में सुशीला का अक्स दिखाई दे रहा था। अब डॉक्टर रागिनी दरवाज़ा की तरफ भागती है। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, मगर दरवाज़ा नहीं खुलता है। रागिनी पीछे की तरफ मुड़कर देखती है, छुट्टन की घरवाली की बॉडी हवा में उड़ रही थी। उसी के साथ ऑपरेशन थिएटर के औजार भी हवा में उड़ रहे थे। डर के मारे रागिनी की चीख निकल जाती है और तभी एक तेज रफ्तार के साथ हवा में झूलते औजार रागिनी की तरफ बढ़ते हैं। तभी रागिनी वहाँ से बाहर की तरफ भागती है और तभी दरवाजे को कोई धक्का देता है और दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खोलने वाला कोई और नहीं, हॉस्पिटल का वार्ड बॉय था। रागिनी ऑपरेशन थिएटर के बाहर घबराते हुए आती है। वार्ड बॉय रागिनी को संभालता हुआ पूछता है, क्या हुआ मैडम जी? रागिनी अपनी घबराहट छुपाते हुए कहती है, कुछ नहीं। और जब रागिनी दोबारा मुड़कर ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखती है तो वहाँ सब कुछ व्यवस्थित दिखाई पड़ रहा था। अब रागिनी एक बार पुनः ऑपरेशन थिएटर में जाती है। उस वक्त छुट्टन की घरवाली को ऑपरेटिंग टेबल पर लिटाया जा रहा था। ऑपरेशन की प्रक्रिया चालू होती ही और काफ़ी मशक्क़त के बाद छुट्टन की पत्नी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था और वह एक बेटी को जन्म देती है। साल भर बाद रागिनी का ट्रांसफ़र उस जगह से दूसरी जगह हो गया। एक दिन सुबह सुबह जब रागिनी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो उसकी नज़र चितरंगी के उसी हॉस्पिटल के न्यूज़ पर पड़ती है जिसमें सुशीला का भूत भटकता है। खैर, खबर गैस सिलेंडर के ब्लास्ट की थी। न्यूज़ में छपा था कि गैस ब्लास्ट में डॉक्टर ममतेज़ की मौत और डॉक्टर सरदाना गंभीर रूप से घायल है। डॉक्टर रागिनी की नज़रों के सामने सुशीला वाली घटना का हर मंजर घूम जाता है। वो सारी घटनाक्रम का आकलन वहीं बैठे बैठे लगा लेती है और कहती है, बुरे कर्मों का नतीजा भी हमेशा बुरा ही होता है, और अपनी ड्रेस पहनकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे
एक नई कहानी के साथ। तब तक प्रमोद झा का प्यार भरा नमस्कार।